हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 6 जून का संडे का आज हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे। एडिटोरियल आज नहीं आता संडे को, तो हम जो भी बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हैं, जैसे कि आपका G7 मिनिमम टैक्स रेट, जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट किया गया उसके बारे में जानेंगे। ब्रिक्स कंट्री के बारे में जानेंगे। जो नया इन्फ्लुएंजा वायरस जो है जो चाइना में डिटेक्ट किया गया उसके बारे में जानेंगे। कोलंबो पोर्ट सिटी के बारे में हम जानेंगे। तो उस सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आपका आप जो जो इंपॉर्टेंट आज न्यूज़ है उसको हम इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और डिटेल उसके एनालिसिस की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो न्यूज़पेपर है वो कवर हो जाए पूरी तरह से। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दे दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो पहला जो न्यूज़ है दोस्तों, गवर्नमेंट सेंड्स वन लास्ट नोटिस टू ट्विटर टू अडॉप्ट न्यू IT रूल्स। तो ये बेसिकली जो IT रूल्स 2021 जो गवर्नमेंट ने नोटिस फॉर्मुलेट किया था, ये 26 मई से जो है आपका लागू हो चुका है ये। और इस पे जो है कुछ जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट थे उनको कुछ इस पे कंप्लाई करना था। उसको लेकर के ट्विटर ने अभी तक कुछ रूल्स को कंप्लाई नहीं किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने उनको एक लास्ट नोटिस दिया है कि आप इन रूल्स को कंप्लाई कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि एक बेसिकली एक एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी क्लॉज है कि अगर आप रूल्स को कंप्लाई करते हैं, जो भी गवर्नमेंट का रूल है, या आप ड्यू डिलिजेंस दिखाते हैं, गवर्नमेंट के रूल को आप फॉलो करते हैं, तो जो आपको बेसिकली प्रोटेक्शन एक तरह से मिलता है सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000 इसके अंदर में। तो ये गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इसको नहीं बेसिकली फॉलो करेंगे रूल्स को, तो ये प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है बेसिकली कि आपके अगेंस्ट केस नहीं होगा। जो लीगल प्रोसीडिंग्स जो बेसिकली है, आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए, तो वो आपको एजम्पशन जो लायबिलिटी का वो आपसे छीन लिया जाएगा, वो हट जाएगा, आपका स्टैंड विड्रॉन। और ट्विटर शैल बी लायबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेज एज पर IT एक्ट एंड अदर पर्सनल लॉ इन इंडिया। तो ये बेसिकली ट्विटर को इन कानून के हिसाब से जो बेसिकली लीगल प्रोसीडिंग देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ट्विटर ने क्या नहीं किया अभी। तो ट्विटर ने, गवर्नमेंट ने कहा कि ट्विटर पहली बात तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का डिटेल एक भेजना था एस्टेब्लिश करके, वो गवर्नमेंट को अभी नहीं शेयर किया है। इसके अलावा रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर और जो नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम जो उन्होंने बताया है इस रूल के अंदर में गवर्नमेंट को, वो बेसिकली कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ ट्विटर इनकॉर्पोरेशंस। वो बेसिकली हो सकता है किसी इन इंडिया, हो सकता है कोई और होंगे। और फर्दर जो ऑफिस एड्रेस भी देना था इन सभी को, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को, एक ऑफिस एड्रेस आपको जो इंडिया में होना चाहिए उसका एड्रेस आपको कम्युनिकेट करना है गवर्नमेंट को। तो एड्रेस जो इसमें उन्होंने दिया ट्विटर ने, वो एक लॉ फॉर्म का बेसिकली एड्रेस है, ट्विटर का कोई अपना एड्रेस ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ों में बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा कि इसको आप क्लियर कीजिए, जो रूल कह रहा है उसके हिसाब से आप इसको फॉलो कीजिए, चेंज कीजिए, नहीं तो आपको लायबिलिटी जो आपको बेसिकली एग्जेम्पशन जो है वो आपसे छीन लिया जाएगा। ये IT रूल क्या है, बेसिकली फरवरी में इसको नोटिफाई किया गया था, 3 महीने का समय दिया गया था, जिसके बाद 26 मई को जो बेसिकली ये लागू हो गया, ये रूल इफेक्ट में आ गया। इसमें बेसिकली जो है सोशल मीडिया जैसे आपका हो गया, सोशल मीडिया में भी 2 कैटेगरी इन्होंने किया है, एक नॉर्मल सोशल मीडिया, एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया क्या है कि वो सोशल मीडिया जिनके 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। तो ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया में ऑब्वियसली ट्विटर और फेसबुक व्हाट्सएप आता है। इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल दिए गए हैं। सोशल मीडिया के अलावा इसमें जो रूल्स, सिर्फ सोशल मीडिया का रूल नहीं, जैसा कि आप न्यूज में देख रहे होंगे, OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी इसमें कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं जो अभी तक नहीं थे। और इसके अलावा डिजिटल न्यूज चैनल जो है और ऑनलाइन न्यूज जो है, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स, उनके लिए भी न्यूज बेसिकली रूल इसमें दिया गया है। ये रूल्स जो है इसमें बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ INB इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है इसको देखेगी, एडमिनिस्टर करेगी। और सोशल मीडिया का रूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ IT जो है MeToo जिसे कहा जाता है, वो बेसिकली इस रूल्स को देखेगी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पूरा जो रूल है ये डिटेल रूल है, बहुत सारे इसमें क्लॉजेज है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका जो अलग से हमारा वीडियो है उसका हमें लिंक यहाँ पर आपको दिख जाएगा कार्ड्स में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको जो ये रूल समझ में आ जाए, गवर्नमेंट ने ये रूल पहली बार तो क्यों फॉर्म लेके आई ये रूल, और उसके अलावा इसमें रूल में है क्या, अलग अलग इनके लिए रूल क्या है, इनके लिए क्या रूल है, इनके लिए क्या रूल है, और उसके अलावा इसे क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है। कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन किया उसमें, क्योंकि अगर आप आंसर आपको आएगा तो क्रिटिकल एनालिसिस का बहुत बड़ा आंसर आता है आपको, तो उसमें आपको उसके अगेंस्ट में बेसिकली उसका क्रिटिसिज्म लिखना पड़ेगा, उसी से रिलेटेड आपको फिर एक सजेशंस भी देने पड़ेंगे आंसर में। तो उन सब चीजों को हमने उसमें वीडियो में डिस्कस किया है। इसी से रिलेटेड एक और जो आर्टिकल है आपका, इसी में रॉ एरप्ट्स एज RSS हैंडल्स लॉ लूज ब्लू टिक्स। तो ये बेसिकली ब्लू टिक आप देखते होंगे, जो बेसिकली ये दिया जाता है कि वो वेरीफाइड अकाउंट है, वो सही अकाउंट है। बेसिकली अगर ज्यादा फॉलोवर जिनके होते हैं, ज्यादा जो एक क्रेडिबल अकाउंट होता है, उनको एक ब्लू टिक जो है
ट्विटर देता है, आप देखेंगे। तो उसी में क्या हुआ था, कल बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का पर्सनल अकाउंट जो था उस पे से ब्लू टिक पहले था उसको हटा लिया गया, बाद में उसको रिस्टोर कर दिया गया आफ्टर गवर्नमेंट ने जब कहा उसको। और कुछ आरएसएस के मेंबर्स का भी जो ब्लू टिक था उनके अकाउंट के अगेंस्ट में उसको हटा लिया गया। ट्विटर का कहना है कि भाई जो हमारा जो रूल है बेसिकली वो क्या है कि आप अगर 6 महीने नो लॉगिंग इन फॉर मोर देन 6 मंथ से अगर आप लॉगिंग नहीं कर रहे हैं अकाउंट में ट्विटर में, तो आपका जो बैच है बेसिकली वेरिफिकेशन बैच जो है ब्लू टिक वाला वो हटा लिया जाता है। हमारा ये रूल है, इसी रूल के अगेंस्ट में हमने इसको हटाया था, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बेसिकली अपना जो है ऑफिशियल अकाउंट को ज्यादा यूज कर रहे थे, इस अकाउंट से उन्होंने लॉग इन नहीं किया था तकरीबन 6 महीने से ज्यादा से। बाद में इसको रिस्टोर कर लिया गया। तो ये मोटा मोटी जो आईटी रूल है इसको आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा न्यूज में आ रहा, व्हाट्सएप ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया है कि भाई जो फर्स्ट ओरिजिनेटर का क्लॉज है वो सही नहीं है। तो उसको भी हमने इस वीडियो में डिटेल में डील किया है, इस वीडियो को आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। G7 नेशन एग्रीज ऑन यूनिफॉर्म मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये जो है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स हमने पहले भी देखा था, एक दो न्यूज में आया था। इस पे जो G7 देश जो हैं, 7 देश जो हैं, ग्रुप जो है वो एग्री कर गए हैं कि ये हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 15% का टैक्स रेट के ये एग्री किए हैं अभी तक। तो सेड दैट इट वुड बैक अ मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेशन टैक्स रेट ऑफ एटलीस्ट 15%, एटलीस्ट 15% होना चाहिए। सॉरी, एंड पुट इन प्लेस मेजर्स टू इंश्योर द टैक्सेस बी पेड इन द कंट्रीज वेयर बिजनेसेस ऑपरेट। तो जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे बेसिकली कंपनियों को देना पड़े। ये बेसिकली टैक्स इवेजन जो होता है, बेसिकली टैक्स की चोरी जो होती है, जैसे टैक्स हेवन में चोरी नहीं कर सकते हैं बेसिकली, जैसे घुमा फिरा के कंपनियां क्या करती है, अपना टैक्स बचाने की कोशिश करती है कि छोटे छोटे इनकम छोटे कंट्रीज में, मतलब जहाँ पे टैक्स रेट कम है वहां पे अपना बिजनेस दिखाती है, प्रॉफिट दिखाती है, और वो टैक्स क्योंकि वहां पे कम है तो वो वहां से उनको टैक्स कम देना पड़ता है उस प्रॉफिट में, और ज्यादा उनको बेसिकली उनके पास पैसा रहता है। तो ये मोटा मोटी ये चीज है टैक्स, मिनिमम टैक्स रेट का, कि टैक्स को जो बेसिकली घुमा फिरा के आप ग्लोबल टैक्स सिस्टम को यूज कर रहे हैं उसको हम बच सके। ये क्या करेगा, ये मिनिमम टैक्स अगर होता है तो उसी चीज को ये रोकने की कोशिश कर रहा है कि डिकेड लॉन्ग रेस टू द बॉटम। ये रेस टू द बॉटम क्या है, इन विच कंट्रीज हैव कंपीटेड टू अट्रैक्ट कॉर्पोरेट जायंट्स विद अल्ट्रा लो टैक्स रेट एंड एजम्पशंस। तो कंट्रीज बहुत सारी क्या करती है, जैसे कि आयरलैंड का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, या फिर टैक्स हेवन कंट्रीज की बात करेंगे हम, सिंगापुर, मॉरिशस की, तो वो लोग क्या करते हैं, देश को कि वहां पे ज्यादा बिजनेसेस नहीं है, कंपनियां नहीं है, तो वो क्या करती है, जो एमएनसी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ग्लोबल एमएनसी, उनको अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए कि वो वहां पे आके अपना बिजनेस सेटअप करे और वहां से बिजनेस करे, उनको एक बहुत ही कम टैक्स रेट ऑफर करती है कि भाई आप हमारे यहाँ कंपनी लगाइए, हम आपको मिनिमम टैक्स जो है आपसे लेंगे, टैक्स आपका मिनिमम रहेगा, और आपको बाकी बहुत सारे एग्जम्पशंस भी दिए जाएंगे, चाहे वो लेबर लॉ एग्जम्पशंस हो, चाहे आपको बाकी जो चीज़ के लिए एग्जम्पशंस हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, वो सारा कुछ एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो इससे अट्रैक्ट होकर जो कंपनियां वहां पर जाकर बेसिकली बिजनेस स्टेब्लिश करती है। तो ये होता है रेस टू द बॉटम, कि एक कंट्री कम कर रही है, दूसरी कंट्री फिर और उससे कम करेगी टैक्स रेट, कि भाई ठीक है उसके यहाँ मान लीजिए आप 5% दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ आइए हम आपको 4% टैक्स रेट देंगे, टैक्स का आपको देना पड़ेगा। तो कंपनी ऑब्वियसली बात वहां जाएगी। तो ये जो रेस है बेसिकली इसको ये कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश है, और जो बेसिकली पैसा जो नुकसान हो रहा है बड़े बड़े देशों का, यूएसए हो या बड़े बड़े देश जो हो जिनको टैक्स चोरी के कारण नुकसान हो रहा है, वो उनको बेसिकली टैक्स मिलेगा, पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इन टर्न कॉस्ट देयर पब्लिक ऑफर्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर। तो बहुत सारे देशों का बेसिकली बहुत सारे डॉलर जो बेसिकली इनको मतलब रिवेन्यू जो है वो चला जाता है दूसरे कंट्री में इस चीज के कारण। इसी का एक नेक्स्ट बेसिकली नीचे पेज में डिटेल आर्टिकल है, ये क्या है उसको हमने समझाया है इसमें, इस आर्टिकल में। तो क्या है, मेजर इकोनॉमी ग्लोबल मिनिमम क्या है, तो बहुत सारी इकोनॉमी क्या है, एमिंग टू डिस्करेज मल्टीनेशनल फ्रॉम शिफ्टिंग प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट शिफ्टिंग है एंड टैक्स रिवेन्यूज, क्योंकि आप प्रॉफिट बेसिकली अगर आप यूएसए की कंपनी है, यूएसए में आपका मेन बिजनेस है, एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन आप क्या करते हैं बेसिकली आप दिखाते हैं प्रॉफिट कि मुझे भाई आयरलैंड में प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट मुझे आयरलैंड में आपका आपने छोटी सी ऑफिस खोल रखा है इसी तरह से नाम से, मुझे यहाँ प्रॉफिट आया है। तो क्या होता है कि यहाँ आपको प्रॉफिट आया तो आपको आइलैंड के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, वहां पर टैक्स मिनिमम है मान लीजिए हो सकता है या फिर नहीं भी है, तो आपने प्रॉफिट यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, जो प्रॉफिट आपको यहाँ से मिला था लेकिन आपने दिखाया यहाँ पर, और उस कारण से आपको टैक्स मिनिमम पड़ा, यहाँ पे इस गवर्नमेंट को यूएसए को टैक्स आपको उस प्रॉफिट से नहीं मिला जबकि आपने जनरेट यहाँ से किया था प्रॉफिट। तो ये मोटा मोटी है कि आप प्रॉफिट शिफ्ट कर रहे हैं टू लो टैक्स कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ वेयर देयर सेल्स आर मेड। तो सेल्स आपने तो यहाँ बनाया लेकिन आप प्रॉफिट यहाँ दिखा रहे हैं, ये बहुत सारी कंपनियां करती हैं। सब्सिडियरी आपने वहां पे खोल दिया या मेन बिजनेस आप वहां दिखा रहे हैं लेकिन ऑफिस आपका मेनली यहाँ है, ये चीजें होती है।
इंक्रीजिंगली इनकम फ्रॉम इंटेंजिबल सोर्सेज, तो ज्यादातर कैसे प्रॉफिट शिफ्ट करते हैं, तो इंटेंजिबल सोर्सेज होता है, जो टेंजिबल हो गया आपका जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको टच एंड फील आप नहीं कर सकते हैं, वैसे सोर्सेज से, जैसे कि पेटेंट हो गया आपका, पेटेंट को आप टच फील तो कर नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो गया, रॉयल्टीज आपको मिल रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, तो उसको आप दिखाते हैं कि भाई मेरा वहां तो आइलैंड से प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली उसका कुछ टेंजिबल तो है नहीं कि आप सेल्स दिखाना है भाई यहाँ बिका है, मैं वहां बिका है, तो उसको आप इंटेंजिबल्स को आपने यहाँ दिखा दिया, माइग्रेटेड टू दीज जुरिडिक्शंस अलाउइंग कंपनीज टू अवॉइड पेइंग हाई टैक्सेस इन देयर ट्रेडिशनल होम कंट्रीज। तो ये बेसिकली कंपनियां करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां सारे से गूगल, अल्फाबेट, एप्पल सभी बेसिकली इन्वॉल्व है इसमें। इस प्रपोजल विदिन एक प्रपोजल से क्या होगा, जो यूएस गवर्नमेंट है होप्स टू रिड्यूस सच टैक्स इरोजन विदाउट पुटिंग अमेरिकन फर्म्स एट फाइनेंशियल डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज भी नहीं होगा फाइनेंशियल, बेसिकली जो फर्म्स है वो कि ऑलरेडी उनको टैक्स इतना देना चाहिए था, तो डिसएडवांटेज भी नहीं होगा उनको। एंड उससे क्या होगा, बेसिकली अलाउइंग कंपटीशन ऑन इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एक्टिविटीज। तो इससे क्या होगा, देश जो टैक्स पे कम्पीट करते हैं कि हमारे यहाँ हम टैक्स को कम कर दे, उसको छोड़ करके देश जो है, बहुत सारे देश वो कम्पीट करेंगे भी हम कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, कितना अच्छा हम रेगुलेशन इन्वायरमेंट दे सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कितना अच्छा करें, ताकि कंपनियां उस बेसिस पे आएंगी, टैक्स के बेसिस पर नहीं आएंगी फिर। तो ये फायदा होगा, एक कह सकते हैं फेयर कंपटीशन देशों के बीच में होगा। ओईसीडी इसके पीछे बहुत सालों से लगा हुआ, इस चीजों के पीछे टैक्स इरोजन को रोकने के लिए। आपने शायद न्यूज में देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग पहले पूछा भी गया सवाल यूपीएससी में। ये क्या है बेसिकली, कि यही चीज है कि एक ऐसे जो है टैक्स इवेजन करती है, और एक देश के बदले दूसरे देश में प्रॉफिट दिखा करके टैक्स हेवेंस का यूज करके अपना टैक्स को बचाती है। ओईसीडी G20 इस पे कंसेंसस बनाएगा, अगर कंसेंसस हो जाता है तो लो टैक्स कंट्री के लिए बहुत कम मुश्किल है कि इस चीज को ब्लॉक कर पाए। और इससे कितना फायदा होगा, तकरीबन इतना जो बेसिक टैक्स जो बच जाता है, कंपनियां नहीं देती है, वो तकरीबन अलग अलग देशों में जहां पे इसको होना चाहिए वहां पे उनको मिलेगा। ये अप्लाई कैसे होगा, तो वुड अप्लाई टू ओवरसीज प्रॉफिट्स, ओवरसीज में आपको प्रॉफिट कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट कुड स्टिल सेट वट एवर लोकल कॉर्पोरेट टैक्स दे वांट। तो अभी से बात है, इससे गवर्नमेंट को कुछ नहीं है, कंट्री पे आपको जितना टैक्स सेट करना है कर लिए, लेकिन अगर कंपनी जो है वो लोअर रेट दे रही है इस रेट से किसी देश में, तो उनकी जो होम गवर्नमेंट है, जहाँ पे उनका बेस मेन जो कंपनी है का स्टेब्लिशमेंट है, उसको वो टॉप अप कर सकती है टैक्सेस, वहां पे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा कि इस टैक्स को आप फुलफिल कर सके, इस रेट को आपको फुलफिल करना है। इलिमिनेटिंग द एडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग प्रॉफिट, जिससे कि आपने प्रॉफिट जो शिफ्ट आपने बेसिकली कंपनी को किया था कि हम जो लो टैक्स कंट्री में चले गए, वहां प्रॉफिट दिखा दिया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम तो आपको इतना देना ही होगा, चाहे वहां पे 2% ही टैक्स क्यों ना हो। तो अदर आइटम्स भी इसमें निगोशिएट होना बाकी, मतलब अभी डिसीजन पे नहीं पहुंचा, बहुत सारी चीजों बाकी है कि किसको हम कवर करेंगे, नया टैक्स रेट क्या होगा, कैसे होगा, और इससे बेसिकली जैसे आयरलैंड जैसे देशों को फायदा नुकसान होने के चांसेस है। आयरिश इकोनॉमी जो है बूम विद इन्फ्लक्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मल्टीनेशनल्स, ये बेसिकली जो वहाँ पे जैसे मैंने कहा आयरलैंड और बेसिक बहुत सारे टैक्स हेवंस जो है, इसी से उनको फायदा रेवेन्यू हो रहा है कि कंपनी टैक्स कम करती है, ज्यादा कंपनियां आती है, प्रॉफिट दिखाती है, तो उसी से पैसा उनको मिल रहा है, क्योंकि एज सच जो है वहां पे कोई कंपनी जो है अपना बिजनेस स्टेब्लिश नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई, क्योंकि ना तो वहां पे कम कंज्यूमर वैसा कुछ है, ना तो वहां पे सेल्स है, ना ही कनेक्टिविटी वैसी कुछ है, तो इसी कारण से बेसिकली वहां पे कंपनियां क्यों जाती है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है कोविड-19 वैक्सीन एंड इंडेमनिटी क्लॉज, ये बेसिकली हमने देखा था न्यूज में कि गवर्नमेंट ने फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स जो है वैक्सीन के, उनको इंडिया में लाने के लिए, उनको इंडिया में वैक्सीन उनकी लाने के लिए एक उनका जो डिमांड था, रिक्वेस्ट था कि इंडेमनिटी फ्रॉम लायबिलिटी हटाया जाए, उसको बेसिकली कहा है कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी अभी तक इस पर डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल जो है अप्रूवल दिया है कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, इंडेमनिटी आपको दिया जाएगा। ये क्या है, इंडेमनीफाई इट फ्रॉम एनी क्लेम्स दैट मे अराइज फ्रॉम वैक्सीन यूजर्स इन फ्यूचर बेस्ड ऑन एनी एडवर्स इवेंट आफ्टर गेटिंग जैब। तो किसी कोई मालिक को भी वैक्सीन लगा रहा है, लगाते हैं हमारे रेसिडेंट, उनको कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है या डेथ हो जाती है इस वैक्सीन के कारण, तो आप जब मान लीजिए इंडेमनिटी बेसिकली कंपेंसेशन मांगते हैं हम वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में, तो वो उससे आप वैक्सीन मैन्युफैक्चरर अपना बचना चाहता है, ये होता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या यहाँ बताया गया, एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो लॉ ऑन ड्रग्स इंडिया के में जो ड्रग्स को लेकर लॉ है, कानून है, उसमें कोई इंडेमनिटी का प्रोविजन नहीं है।
रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ गुड ऑफ न्यू ड्रग्स वैक्सीन इफ एट ऑल इंडेमिनिटी टू ग्रांटेड टू एनी कंपनी ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। तो अगर कुछ होना भी है तो फॉर्म ऑफ इंडेमिनिटी बॉन्ड होगा जो कि बेसिकली म्यूचुअल होगा गवर्नमेंट और वैक्सीन कंपनी के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, और फिर क्लॉज जो है गवर्नमेंट साइन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसा कोई प्रेसिडेंट आज तक नहीं हुआ इंडिया के केस में अगर बात करें तो, ऐसा कभी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को या फिर किसी ड्रग मैन्युफैक्चरर को भी इंडेमिनिटी क्लॉज गवर्नमेंट ने नहीं दिया, इंडेमिनिटी का प्रोविजन नहीं दिया है। ये है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसके लिए बताया गया है। तो इंडेमनिटी जो क्या है, एज वन बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम एनी लॉसेस कॉज टू द लेटर। तो कुछ भी अगर ऐसे बेसिकली दो पार्टी यहाँ पे है, यहाँ पे कौन कौन पार्टी है, एक आपका वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हो गया, मैन्युफैक्चरर है, और दूसरा पार्टी जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको वैक्सीन चाहिए, ये सेलर हो गया, बायर हो गया। इसमें क्या होता है, ये जो पार्टी है, इस अगर हम केस की बात करें तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करेगी किसी भी इंडेमनिटी से। अगर ये क्लॉज गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो प्रोटेक्ट होगा, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को एक प्रोटेक्शन मिलेगा इंडिया में किसी भी कंपनसेशन या इंडेमनिटी के क्लॉजेस से, किसी भी कंपनसेशन या लीगल इफेक्ट से, लॉसेस से। इसमें क्या होता है कि अगर इफ ए पर्टिकुलर वैक्सीन इज परसीव टू हैव कॉज डेथ, अगर लगता है कुछ ऐसा कानून मतलब बेसिकली कोई लीगल कोर्ट में जाता है कोई इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी या ऐसा कुछ, कोई डेथ हो गया इस वैक्सीन के कारण या बहुत सारा डैमेज हुआ किसी रेसिपिएंट के ऊपर में, तो कोई कंपनसेशन क्लेम करता है कोर्ट में कि भाई हमें कंपनसेट किया जाए क्योंकि यहाँ इस वैक्सीन लेने के कारण हमारे परिवार में इसकी डेथ हो गई है या ये हो गया है। तो ये अगर कोई कंपनसेशन डिमांड भी करता है तो कंपनसेशन जो गवर्नमेंट देगी एंड नॉट बाय द कंपनी, कंपनी नहीं देगी। और अगर कोर्ट फिर भी मान पेमेंट करने का ऑर्डर करता है कंपनी को कि आप पेमेंट कीजिए, तो कंपनी जो है उसे रिकवर कर सकती है अमाउंट गवर्नमेंट से। मतलब मोटा मोटी जो लास्ट चीज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी कंपनसेशन अगर क्लेम होता है इस कंपनी के अगेंस्ट में तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होगा, कंपनी उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करेगी। ये हो गया इंडेमनिटी। एसेंशियल कॉन्टेक्चुअल मैटर है बेसिकली, हमने कहा कि ड्रग का कानून इंडिया में ऐसा कुछ भी कोई प्रोविजन नहीं है ड्रग्स को लेकर, वैक्सीन को लेकर के। ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल आदमी भी साइन कर रहे हैं तो उसमें भी इंडेमनिटी क्लॉज हो सकता है, तो अलग पार्ट है ये अलग तरह से। फाइजर ने ऑलरेडी बहुत सारे बेसिकली सेवरल कंट्रीज में इसको ऑब्टेन किया, मिला है इनको इंडेमनिटी। यूके में भी इनको इंडेमनिटी, यूके ने भी इसको इंडेमनिटी अप्रूवल दिया है। तो बेसिकली क्या है, ये क्यों ऐसा है, क्योंकि तो इम्पोर्टेड ड्रग जो है बेसिकली अगर हम करते हैं तो लोकल क्लिनिकल ट्रायल बहुत बार हम नहीं करते हैं, रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, हो सकता है कि वहाँ पे आपने जो ट्रायल किया हो, बेसिकली यूएसए में आपने ट्रायल किया, वहाँ के ड्रग अथॉरिटी में अप्रूवल भी दे दिया, बट हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद बेसिकली क्योंकि अभी जो वैक्सीन है हो सकता है वो यहाँ पर कुछ एडवर्स इफेक्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल नहीं हुआ। तो उस केस में बेसिकली इंडेमनिटी का एक तरह से ये इनका है। फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द इंपोर्ट ऑफ वैक्सीन बाय डिस्पेंसिंग द नीड ऑफ लोकल ट्रायल। तो लोकल ट्रायल को बेसिकली गवर्नमेंट ने भी हटा दिया था क्योंकि ताकि हम ज्यादा जल्दी से वैक्सीन, बाहर की वैक्सीन को यहाँ पे ला सके और यहाँ पर हम लोगों को वैक्सीन करा सके, क्योंकि कम है वैक्सीन। पहले क्या कंडीशन था कि आपको एक ब्रिजिंग ट्रायल करना होगा, मान लिया आपको वहां पे WHO यूएसए में अप्रूवल मिल चुका है, तब भी आपको एक ब्रिजिंग ट्रायल करना होगा, कुछ लोगों पे आपको यहाँ पे ट्रायल करना होगा। इसको भी कंडीशन को भी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले वेव कर दिया ताकि ज्यादा वैक्सीन जो हमारे यहाँ फाइजर, मॉडर्ना ये सब वैक्सीन जो है जल्द से जल्द हम ला सके यहाँ पर। सिग्निफिकेंट क्या है इस एजम्पशन का, एक तो डिले जो है आपका इसके कारण जो होगा उसको हमने कम कर दिया। दूसरा रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट टू पार्टिसिपेंट विच हैव बीन अवॉइडेड। तो जो अगर पार्टिसिपेंट जो बेसिकली आप ब्रिजिंग ट्रायल करेंगे या क्लिनिकल ट्रायल जब भी आप करते हैं तो कुछ अभी से बात आप आदमी पे भी करते हैं, पहले तो जानवर पे होता है फर्स्ट स्टेज में प्री क्लिनिकल ट्रायल में। क्लिनिकल ट्रायल में आप आदमी पे करते हैं तो उनको देखते हैं तो बहुत बार एडवर्स इवेंट भी हो सकता है, कुछ डेथ भी हो सकती है या कुछ है ना सीरियस इंजरीज भी हो सकती है उसमें। उस केसेज में आप उस केसेज में भी कंपनसेशन जो है बेसिकली देना होता है। ये जो रूल है इंडिया में, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, इसके अंदर क्या है कि पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय द स्पॉन्सर ऑफ द ट्रायल। बेसिकली क्या होता है, फाइजर जैसे है तो किसी इंडियन स्पॉन्सर को यूज करेगी, ट्रायल वो कराता है इन ऑन बिहाफ ऑफ फाइजर, क्योंकि यहाँ के पार्टिसिपेंट को लेके आना, वहाँ पर ट्रायल करना, सारा कुछ बेसिकली एक थर्ड पार्टी करती है। जो भी स्पॉन्सर भी ट्रायल कर रहा है या फिर जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको कंपनसेशन देना होगा, कुछ एडवर्स इवेंट होता है तो। डाइज और सफर डिजेबिलिटी इज रिजल्ट ऑफ सच ट्रायल्स। तो इस बेसिकली इससे क्या फायदा हुआ, आपने वेव जो कर दिया ट्रायल का, एक तो डिले आपका कम हो गया क्योंकि ट्रायल में टाइम लगेगा, उसका रिजल्ट आएगा तब तो जाके आपको अप्रूवल मिलेगा। और जो रिस्क जो बेसिकली वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को होने वाला था कि भाई अगर कुछ हो जाता है तो उसमें कंपनसेशन देना बाकी चीजें, उससे भी वो बच जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये वेवर किया था।
तो वाई डज इंडिया इंडिया को इससे क्या फायदा होगा, तो ऐसा हमने देखा है, तो डिले कम हो गया, रिस्क आपका वैक्सीन ज़्यादा जल्दी आएगी में लोड, और उसके अलावा जो रिस्क है बेसिकली वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को, वो रिस्क क्या करेगी, कहाँ से रिकवर करेगी, वो प्राइसेज ऑफ वैक्सीन को हाई करके करेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर इंडेमनिटी हम नहीं देते हैं तो प्राइस बेसिकली, अगर हम इंडेमनिटी दे रहे हैं तो प्राइस को हम निगोशिएट कर सकते हैं, प्राइस को हम कम कर सकती है गवर्नमेंट, उसको चीप बना सकती है और ज़्यादा वॉल्यूम में हम उसको मंगा सकते हैं। फ्लिप साइड क्या है, गवर्नमेंट में फोर्स, और इसके अलावा गवर्नमेंट को बेसिकली लोकल मैन्युफैक्चरर को भी इंडेमनिटी देना होगा, अगर बेसिकली ऐसा होता है तो इंडेमनिटी दिया जाता है तो फॉरेन को। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, यूएस डिलेज टैरिफ अगेंस्ट डिजिटल सर्विस टैक्स। ये बेसिकली डिजिटल सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में यूएसए ने अभी अनाउंस किया था, उसके बाद इमीडिएटली जो सस्पेंड भी कर दिया 25% टैरिफ ऑन $2 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स, 6 कंट्रीज के साथ जो उनका इंपोर्ट है उस पर गवर्नमेंट ने, यूएसए गवर्नमेंट ने लगाया था कि हम 25% एडिशनल टैरिफ जो है उन्होंने लगाया था, उसको फिर सस्पेंड भी कर दिया गया। तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो ये बेसिकली क्या था, रिटेलिटरी मेजर था एक तरह से, रिटेलिएशन में, क्योंकि इन 6 देशों ने बेसिकली कुछ डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया था, इंट्रोड्यूस किया अपने देश में, इम्पैक्टिंग द ग्लोबल टेक कॉर्पोरेशन, जाइंट टेक कॉर्पोरेशन को के ऊपर में डिजिटल सर्विस टैक्स इन देशों में लगाया गया, जिसको कि यूएसए की जो एक एजेंसी एक तरह से कर सकते हैं आप, यूएसटीआर, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि बेसिकली ट्रेड रिलेशन देखता है यूएसए का और दूसरे देशों के साथ, ट्रेड पॉलिसी कैसी है, दूसरे देश क्या ट्रेड पॉलिसी अपना रहे हैं, तो उस बेसिस पर बेसिकली इन्होंने देखा कि ये जो डिजिटल सर्विस टैक्स जो ये 6 देश लगा रहे हैं, इससे यूएस की कंपनियों को हैम्पर हो रहा है, वो सही टैक्स रेट नहीं है, तो इसलिए बेसिकली एज ए रिटेलिएशन में एक तरह से बदला लेने के कर सकते हैं आप, यूएसए ने इस टैक्स को इम्पोज किया, फिर बाद में वापस ले लिया। 180 दिन के लिए बेसिकली इसको सस्पेंड किया गया है, ताकि एक निगोसिएशन जो है टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स निगोसिएशन कर सके यूएसए इन 6 देशों के साथ। ये 6 देश कौन है, इंडिया भी इसमें है, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या टैक्स है भाई। तो इंडिया में भी फाइनेंशियल बिल 2021 में इसको अमेंडमेंट करके टैक्स इंपोज किया था, 2% डिजिटल सर्विस टैक्स। तो बेसिकली किस पे था, ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज बाय नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो इंडिया में ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स में सिर्फ लगाया गया था, विद टर्न ओवर ऑफ ओवर 2 करोड़ जिनका है, उनको ये टैक्स बेसिकली देना होगा इंडिया के रिवेन्यू से 2%। इसको यूएसए की जो एजेंसी से हमने कहा, यूएसटीआर, इसको इन्वेस्टिगेट करती है बेसिकली फॉरेन टैक्स रेट को, जो कि वहाँ की कंपनी को इम्पैक्ट कर रहा है, उसमें इन्होंने पाया कि ये सही नहीं है और इससे हमारे कंपनियों को नुकसान होगा, और इसके रोकने के लिए बेसिकली रिटेलिएशन के लिए इन्होंने इस टैक्स को इम्पोज किया। ये सेक्शन 301 को यहाँ इन्वोक किया जाता है। इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटिव है ट्रम्प, ये बेसिकली 2020 में ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने वहाँ पे इनिशिएट किया था। तो ये जो टैक्सेस था उन्होंने देखा कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट यूएस टेक फर्म, तो यूएस टेक कंपनियों के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है एक तरह से, और इसको बेसिकली रोकने के लिए एक तरह से ये टैक्स रेट इन्होंने रिटेलिएशन में लगाया गया। तो ये क्यों अभी सस्पेंड कर दिया कि इकोनॉमी ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी नहीं हालत है और ब्रॉडर बेसिकली निगोशिएशन हम कर सके। ये जो सेक्शन है ये बेसिकली क्या है कि ये यूएसटीआर जो यहाँ की एक एजेंसी है यूएसए की, वो इन्वेस्टिगेट करती है और टेक एक्शन टू इन्फोर्स यूएस नेशनल इंटरेस्ट, तो यूएसए का इंटरेस्ट जो बरकरार है ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर के, उसको बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती है अलग देशों के ट्रेड रिलेशंस को, और उसमें बेसिकली देखती है कि यूएसए का इंटरेस्ट हैम्पर तो नहीं हो रहा, कहीं पर खराब नहीं हो रहा है। पहले बेसिकली ये क्या था, ज्यादातर इसको यूज किया जाता है कि डब्ल्यूटीओ में उसको लेके जाएंगे अगर कुछ वैसा इनको निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में, और डब्ल्यूटीओ में इसको हम निगोशिएट करेंगे, डिस्प्यूट इसको रेज करेंगे। बाद में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बेसिकली टैरिफ वार की तरह यूज किया, और चाइना के अगेंस्ट बेसिकली हमने देखा एक तरह से इसको यूज करके टैरिफ वार स्टार्ट हुआ, टैरिफ बहुत हाई किया गया यूएसए का। अब इसको शायद बेसिकली गवर्नमेंट जो निगोशिएट करने के लिए नई जो गवर्नमेंट आई है वो निगोशिएशन पे ज्यादा फोकस इसको कर रही है। तो ये मोटा मोटी इसका है डिजिटल टैक्स रेट। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ द H1N3 बर्ड फ्लू। ये बेसिकली केस आया था चाइना में, रेयर स्ट्रेन ऑफ वायरस दैट नॉर्मली इन्फेक्ट पोल्ट्री को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। इसमें बेसिकली एक ह्यूमन इन्फेक्शन का केस यहाँ पे आया, 41 ईयर ओल्ड, वो अभी बेसिकली ठीक हो गए हैं शायद, हॉस्पिटल में ही है। तो स्ट्रेन हैज लो पैथोजेनेसिस एबिलिटी टू कॉज डिजीज, बहुत कम इसमें डिजीज कॉज करने का अमंग बर्ड्स, इम्प्लाइंग दैट कि वायरस स्प्रेड इतना इजीली नहीं करता पोल्ट्री के, मतलब अपने ये पोल्ट्री में भी ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगा, और लाइकली टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड पॉपुलेशन, तो वहीं तक बेसिकली लिमिटेड रहेगा। पहले जैसे हमने देखा था एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है, बहुत बार जो है बढ़ जाता है एकदम से पोल्ट्री में, अगर होता है कुछ कुछ वायरस का स्ट्रेन बहुत ज़्यादा फैलता है तो उसके साथ कारण क्या होता है, बहुत बार जो बर्ड्स को यहाँ बेसिकली मारना पड़ता है। हम देखें इंडिया में बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे पोल्ट्री को
क्यूल किया गया, बेसिकली मारा गया है ताकि ये फैले ना और इंसान में भी ना फैले। तो इन नॉट सरप्राइजिंग बेसिकली H5N1 जो है सबसे कॉमन वायरस है बर्ड फ्लू जो के कारण बर्ड फ्लू का कारण है, और एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है इसको। ये एनिमल और ह्यूमन भी क्रॉस कर सकता है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अगर देखा तो H5N1 फर्स्ट डिस्कवर हुआ था ह्यूमन में 1987 में एंड किल ऑलमोस्ट 60% ऑफ दोज इन्फेक्टेड। तो काफी मोर्टेलिटी रही थी इसकी, इसीलिए बेसिकली इसको बढ़ने से नहीं रोकने के लिए जब भी डिटेक्ट होता है किसी पोल्ट्री में कि भाई ये इन्फ्लुएंजा हो रहा है, तो वहां पे बेसिकली पोल्ट्री को मार दिया जाता है वहां पर, ताकि वो ह्यूमन में ना फैले और पोल्ट्री में भी ज्यादा वो ना फैले। तो 13 ह्यूमन इन्फेक्शंस विद इन्फ्लुएंजा ए H7N9 वायरस आर रिपोर्ट इन चाइना, और बेसिकली इसका इस आउटब्रेक के कारण जो बेसिकली 300 लोग जो है 2016-17 में वहां पे मारे गए थे। तो ओनली टू टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप H1N1 एंड H3N2 आर करेंटली जनरल सर्कुलेशन अमंग पीपल। ये दोनों ज्यादातर है, और सब टाइप्स भी फाउंड होते हैं दूसरे दूसरे एनिमल्स में, जैसे कि यहाँ पे पता है H7N7 जो है या H3N8 ये हॉर्सेज में पाया जाता है, वहां पे बीमारी करता है। H3N8 जो है वो हॉर्सेज और डॉग्स में भी देखा जाता है। तो ये बेसिकली अभी जो देखा गया ये काफी माइल्ड है, नॉट ज्यादा ट्रांसमिटेबल नहीं है। टिपिकल सिम्टम्स की बात करें तो सेम सिम्टम्स एक तरह से ह्यूमन में अगर हम देखें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज्यादा इन्फेक्ट करता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, ये अर्ली स्पेक्ट्रम प्रोडक्शन, रैपिड प्रोग्रेशन टू द सीवियर निमोनिया, सेप्सिस विद शॉक्स, ये सब बेसिकली सिम्टम्स है। वाई आर ब्लड फ्लू वायरसेस आर कॉज ऑफ कंसर्न, तो कंसर्न क्यों है, तो नए स्ट्रेन अगर आएंगे तो बेसिकली तो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन एंड इनएविटेबिलिटी एंड स्पोरेडिक रिपोर्ट्स ऑफ न्यू वायरस इन्फेक्टिंग ह्यूमन अबाउंड। तो ये बेसिकली कंसर्न का है कि बेसिकली नए नए वायरस आ रहे हैं और वो इन्फेक्ट कर सकते हैं कैसे ह्यूमन को। नेक्स्ट जो आपका न्यूज है वो चाइनीज इनक्लेव इन श्रीलंका, ये बेसिकली चाइनीज पोर्ट सिटी को लेकर के है। वहां पर जो चाइना बैक कोलंबो पोर्ट सिटी है उसको इन्होंने बताया कि कैसे वो क्रिटिसिज्म में है वहां पर। अपोजिशन वहां के अपोजिशन भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। तो ये क्या है इसको थोड़ा यहाँ बताया गया है। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी में भी इसको आप इनपुट कर सकते हैं कि कैसे जो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हमने पहले थ्योरी पढ़ा था उसी के एक्सेस से आप कर सकते हैं। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है एक तरह से देशों में, अलग देशों में चाइना का इन्फ्लुएंस दबदबा बढ़ाने के लिए है, और कैसे ये प्रोजेक्ट जो है इंडियन ओशियन में हम कहे हमारे नेबरहुड में ही बेसिकली चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और ये कंसर्न की बात है इंडिया के लिए। तो ये चाइना ने पास किया बेसिकल बिल इसको गवर्न करने के लिए पोर्ट सिटी को, विच गवर्न द चाइना बैक कोलंबो पोर्ट सिटी वर्थ 1.4 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है बेसिकली। और पोजीशन कर रहा है कि चाइनीज इनक्लेव आप बना रहे हैं, चाइना को पूरा कंट्रोल आप दे रहे हैं इस पोर्ट सिटी में इस बिल के थ्रू। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जो बेसिकली 2.69 स्क्वायर किलोमीटर्स है ऑफ लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम कोलंबो सी फ्रंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनाने की यहाँ पे कोशिश है, जैसे कि सिंगापुर और दुबई है उस तरह से। लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि इसको आप चाइनीज कॉलोनी बना रहे हैं इस तरह से। प्रोवाइडिंग द पोर्ट सिटी, यहाँ पे पावरफुल कमीशन बनाया जाएगा जो इसको रेगुलेट करेगा, इस पोर्ट सिटी को पूरी तरह से देखेगा, उसको अपनी सब्सटेंशियल इम्यूनिटी दी है इस बिल के थ्रू। उसको जो श्रीलंका के कानून है, नॉर्मल जो कानून होता है उससे काफी उसको सेफ रखा है, एजेंशन दिया गया है उस कमीशन को जो कि इसको रेगुलेट करेगा पूरे इनक्लेव को। बिसाइड ह्यूज टैक्स एजेंशन अदर इंसेंटिव्स इस कमीशन को दिया जाए, पोर्ट सिटी को दिया गया है। इसके अंदर जो है ये जानने की जरूरत आपको नहीं है, इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रेसिडेंट सब कुछ है। ये 2041 तक शेड्यूल है कि कंप्लीट हो जाएगा। ये चीजें हैं इसमें। और इसमें क्या है, ये फाइनेंस बेसिकली चीफली जो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट इसको फाइनेंस कर रहा है, अमाउंटेड टू 1.4 है। CHEC पोर्ट सिटी कोलंबो ये यूनिट है चाइना का जो इसको फाइनेंस कर रहा है एक सब्सिडियरी बना करके। और कंपनी में इससे कंपनी को क्या रिटर्न में मिलेगा, कंपनी विल रिसीव 116 हेक्टेयर्स ऑफ टोटल 269 हेक्टेयर्स ऑन 99 ईयर लीज। इसमें से जो जितना है इसमें 116 हेक्टेयर जो बेसिकली इस कंपनी को, ये जो चाइनीज बैक कंपनी है उसको 99 ईयर लीज पे मिलेगा। ये तीसरा मेजर पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना जहाँ पे सिग्निफिकेंट स्टेक है कोलंबो में। तो बेसिकली हमने देखा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो बेसिकली, तो जैसे पोर्ट सिटी को आप कोलंबो को कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोलंबो पे दबदबा चाइना का बढ़ रहा है जो कि इंडिया का नियरेस्ट नेबर है, और इंडियन ओशन में हम कह सकते हैं एक तरह से ज्यादा दबदबा चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले जो 2017 में बेसिकली एक अनेबल टू रिपे चाइनीज लोन बेसिक लिया गया था जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां के श्रीलंका के, उसको रिपे नहीं कर पाने के कारण प्रीवियस गवर्नमेंट ने बेसिकली हैंड ओवर किया था हम्बनटोटा पोर्ट को इन द साउदर्न प्रोविंस टू चाइना
और 99 ईयर लीज। तो कोई लोन चुका नहीं पाए आप, तो बेसिकली इनको इन रिटर्न इस पोर्ट को बेसिकली देना पड़ा चाइना को 99 ईयर लीज पे। तो ये BRI का भी आपने सुना होगा, जब BRI इंट्रोड्यूस हुआ था, इस तरह से चाइना जो अपना कंट्रोल सस्ते रेट पर बेसिकली लोन दे करके आप जो है उनको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो रिपे नहीं कर पाएंगे जब वो लोन, तो उनको बेसिकली अपना जो कुछ लैंड या वहाँ पे चाइना को बड़का स्टेक जो है आपको देना पड़ेगा। यही हमने देखने को मिला है, जिसका क्रिटिसिज्म बेसिकली होता आ रहा है BRI का और बाकी चाइनीज इन्वेस्टमेंट का बहुत बार। तो इससे क्या होगा, बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं और ये तीसरा प्रोजेक्ट जिसमें आपने देखा, तो इससे जो है उसका चाइना का जो एक तरह से कह सकते हैं इनिशिएटिव जो है बढ़ रहा है इंडियन ओशियन में। ये पार्ट है बेसिकली चाइना का एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो हमने बात की। और इसका ये पोजीशन, जैसे हमने कहा कि कमीशन को आप बहुत पावर दे रहे हैं, इस कारण से पोजीशन यहाँ पर हो रहा है, और एक तरह से कहा जाए कि आप जो है चाइनीज इनक्लेव एक तरह से यहाँ पर बना रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, कमिंग टुगेदर ऑफ द पावरफुल 5, ये ब्रिक्स की बात की गई। इंडिया इस साल प्रेसिडेंसी इंडिया के पास ब्रिक्स का, और मे बी इन वर्चुअल और इन पर्सन जो है इस साल मीटिंग हो सकती है हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर के साथ, हम बाकी देशों के प्रेसिडेंट और जो भी हैं। और ब्रिक्स मिनिस्टर मीटिंग ऑलरेडी इस साल अभी हुई है थोड़ी लास्ट वीक में, तो इसमें क्या डिसीजन लिया गया ये यहाँ बताया गया है। एक तो ये कि अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी वर्चुअली, इसमें 2 डिसाइड किया गया, 2 मेनली आउटकम्स आए। एक तो रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, उसको रिफॉर्म किया जाए, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, UNSC हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO। रिफॉर्म क्या किया जाए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज और जो बाकी ब्रिक्स के जो नेशंस है उनका ज़्यादा इस पर स्टेक होना चाहिए, जो अभी तक USA ज़्यादा या यूरोप ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। दूसरा एग्रीमेंट क्या हुआ इसमें भाई, कि WTO में जो एक नेगोशिएशन को सपोर्ट किया जाए। किस चीज का नेगोशिएशन? वेवर ऑफ ट्रेड ट्रिप्स फॉर वैक्सीन एंड मेडिसिन टू टैकल कोरोना वायरस एंडेमिक। तो ये जो बेसिकली ट्रिप्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो है उसको वेव ऑफ किया जाए, वेवर को सपोर्ट किया जाए उन IPR को लेकर के, पेटेंट को लेकर के, जो वैक्सीन और मेडिसिन जो है कोविड वैक्सीन और कोविड मेडिसिन से रिलेटेड है, उनको वेव ऑफ किया जाए, इसके लिए सपोर्ट करने की बात कही गई इसमें। इसके अलावा मूव अहेड ब्रिक्स वैक्सीन सेंटर एक प्रपोज करने की बात है, जो कि सेटअप होगा जोहान्सबर्ग में, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 3 मेंबर जो इसके हैं, रसिया, इंडिया और चाइना, ये इन्होंने सब्सटेंशियल चंक ऑफ ग्लोबली ऑथराइज वैक्सीन यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। रसिया की अगर बात करते हैं स्पुतनिक V, जो कि बेसिकली अप्रूव्ड भी है। चाइना का भी 2 वैक्सीन जो ऑलरेडी WHO ने अप्रूव किया है। इंडिया में भी 2 वैक्सीन बन रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और भी बाकी वैक्सीन बनने वाली है। इन सब देखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इन 3 देशों में हो रहा है, जो कि इसके मेंबर भी है कोइंसिडेंटली, तो ब्रिक्स वैक्सीन सेंटर को बनाने की बात यहाँ पर की गई है, जो जोहान्सबर्ग में सेटअप होगा। ये तो हो गया अभी जो मीटिंग हुई है। ब्रिक्स ने अभी तक क्या किया है, तो यहाँ पे बेसिकली जो क्रिटिसाइज किया गया है ब्रिक्स को, कि उतना वो जो ब्रिक्स सोचा जा रहा था कि ब्रिक्स इतना डेवलप करेगा, एक डेवलपिंग कंट्रीज का फॉर्म है, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है ये ग्लोबली, तो लेकिन उतने पोटेंशियल जो है वो उभर के नहीं आया। हम कहें हाल के दिनों में, हाल के सालों में ब्रिक्स का जो पोटेंशियल है, जो ग्रोथ है, वो काफी कम रहा है। इसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है। ब्रिक्स आया कैसे? तो ये ब्रिक्स जो है इन्वेंट नॉट इन्वेंटेड बाय एनी मेंबर ने इन्वेंट नहीं किया था। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जो जिम और नील थे, उन्होंने एक पेपर ऑथर किया था, उसमें बेसिकली ब्रिक्स का टर्म उन्होंने, उस समय ब्रिक था, मतलब 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना का उन्होंने कहा था। साउथ अफ्रीका बाद में आया है। तो इन 4 देशों को कहा था कि वर्ल्ड फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, और फ्यूचर GDP ग्रोथ जो है वर्ल्ड का जो होगा वो इन 4 देशों से ही आएगा ज्यादातर। और G7 को कहा था कि आप रिवैम्प कीजिए और इन देशों को इंक्लूड कीजिए, पर बाद में इनको तो इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन 2006 में ये G7 के साइडलाइन पे बेसिकली ये 4 देश मिले थे, और 2000 उसी समय बेसिकली इसको फॉर्मलाइज किया गया। और फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-8 का हुआ था, उसमें देखा गया कि ये 4 देश जो है काफी, उनको ज्यादा शॉक नहीं हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस का ज्यादा इम्पैक्ट इन देशों में नहीं हुआ है। इसका मतलब इनकी इकोनॉमी जो है स्ट्रांग है इन 4 देशों की, और जो पहले कहा जाता कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसको कहीं ना कहीं सब्सटेंशिएट इन्होंने किया। 2009 में बेसिकली जो है पहली बार मीटिंग हुआ ब्रिक्स समिट का, और 2 साल बाद जो है 2011 में साउथ अफ्रीका को इसमें आया गया इस ग्रुपिंग में। इसका नाम ब्रिक्स से होकर ब्रिक्स हो गया, S जुड़ गया इसके अंदर में। लेकिन हाल के दिनों में हम देखें, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। साउथ अफ्रीका का ऑलरेडी डेप्थ है, इकोनॉमी में निगेटिव करेंट अकाउंट है। ब्राजील की बात करें तो कोविड को देखें तो वहाँ काफी ज्यादा हैंडलिंग जो बेसिकली कोविड की गई वो बहुत ही पूरा तरीके से, सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है आज के समय में बात करें कोविड से। डेथ वहाँ भी काफी ज्यादा है। इंडिया का इकोनॉमिक स्लोडाउन तो हमने पहले भी बेसिकली था, कोविड-19 के बाद और भी ज्यादा वो बढ़ गया है। तो इन सब देखते हुए लगता नहीं है कि बेसिकली जो
ब्रिक्स से उम्मीद की जा रही थी कि ग्लोबल जीडीपी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म हो गया एक तरह से। और दूसरी बात कि ब्रिक्स ने क्या किया है इन 20 सालों में, तो एक न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप किया गया, इनिशियल कैपिटल ऑफ $100 बिलियन, ब्रिक्स कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट फंड सेटअप किया गया, तो डूल विद ग्लोबल लिक्विडिटी क्रंच अगर होता है तो दूसरा। और तीसरा ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम प्रपोज किया गया है, जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है इंटरनेशनल यूज होता है उसके अगेंस्ट में। तो ये तीन चीजें बेसिकली जो मेजर डिसीजन मेकिंग हुआ है ब्रिक्स के अभी तक में। तो आगे देखने की बात होगी इस समय क्या होता है नेक्स्ट मीटिंग में हमारा। तो ब्रिक्स का एक इवोल्यूशन जाने, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 में इसे पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट एक तो बॉडी है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है क्योंकि इंडिया इस साल बेसिकली होस्ट कर रहा है। इससे रिलेटेड सवाल बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आ सकते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ें ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स की हिस्ट्री में, ब्रिक्स के और अभी जो बेसिकली क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसको आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके। और चैनल अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़े और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हमारा प्रीलिम्स का, मेंस का एनालिसिस है और अलग अलग वीडियो जो है एनसीईआरटी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, उसको आप जरूर देखें। जो है डिस्क्रिप्शन में आपको काफी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उनको आप देखें। स्ट्रेटेजी भी हमने बताने की हम आगे बताएंगे बेसिकली कि कैसे आप क्या क्या बुक आपको पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी हो या बाकी बुक्स, कौन कौन से बुक आपको इंपॉर्टेंट है। तो उस सब वीडियो को आप जरूर देखें आने वाले समय में, और इसलिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड।